हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गया जीके का एक इम्पोर्टेंट वीडियो जो सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन से कराए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। अब इसमें देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अब इसमें देखिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, ये 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता, 4 वैदिक देवता का नाम मिलता है। तो इसमें चारों वैदिक देवता का नाम क्या क्या हो जाएगा, एक मित्र हो गया, सेकंड वरुण हो जाएगा, थर्ड इंद्र हो जाएगा और चौथा नासत्य हो जाएगा। यानी बोगाज कोई जो अभिलेख है, इसमें बोगाज कोई या एशिया माइनर जो अभिलेख मिला था, इसमें 4 वैदिक देवता के नाम मिले थे। उसमें चारों देवता के नाम क्या क्या थे, एक था मित्र, एक था वरुण, एक था इंद्र और एक था नासत्य। और नासत्य को क्या कहा जाता है, अश्वनी कुमार। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मध्य भारत में भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियाडोरस के बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। अब इसमें पूछ लेता है कि मध्य भारत में भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत कौन से स्तंभ लेख से प्राप्त होता है? तो होलियाडोरस के बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कौन से अभिलेख में है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी कौन से स्तंभ लेख से प्राप्त होती है? तो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है? तो एरन अभिलेख। और शासक कौन हो जाएगा, भानुगुप्त। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। तो यानी ये भी इम्पोर्टेंट लाइन्स हो जाएगा कि सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, हाँ देखिए, कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। यानी ये क्वेश्चन ये बनता है कि कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल कहाँ से गर्तावास ब्रैकेट में गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुर्ज होम। अब देखिए, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है, आहत सिक्के। और इसी को साहित्य में क्या कहा गया है, कसारपन। इसमें एक और इम्पोर्टेंट देखिए हो जाएगा, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है? तो मंदसौर अभिलेख। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख। अब एक बार ये रिवीजन कर लीजिए। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र और नासत्य अश्वनी कुमार, जिसको बोलता है नासत्य अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। 4 देवता का नाम मिलता है, मित्र वरुण इंद्र और नासत्य। और नासत्य को क्या बोला जाता है, अश्वनी कुमार। मध्य भारत में भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियाडोरस के बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। मध्य भारत में भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियाडोरस के बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है।
प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कसारपन कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। अब हाथी गुम्फा अभिलेख, यह एक तिथि रहित अभिलेख था और ये कौन से शासक से संबंधित है? कलिंगराज खारवेल। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, ये कौन से शासक से संबंधित है? रुद्रदामन। नासिक अभिलेख, ये कौन से शासक से संबंधित है? गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख, ये कौन से शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख, ये कौन से शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख, ये कौन से शासक से संबंधित है? मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख, ये कौन से शासक से संबंधित है? प्रतिहार नरेश भोज। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख, इसका शासक कौन था? स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख, इसका क्या हो जाएगा? बंगाल शासक विजयसेन। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। एक बार रिवाइज कर लीजिए। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। हाथी गुम्फा अभिलेख एक तिथि रहित अभिलेख था। ये कौन से शासक से संबंधित है? कलिंगराज खारवेल। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन हो गया। इसमें इम्पोर्टेंट लाइन क्या हो जाएगा कि कौन सा शासक का बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली क्या कहलाती है? नागर शैली। एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह कौन सी शैली कहलाती है? बेसर शैली। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। यानी पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है और एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं। इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा? कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। एक बार रिवीजन कर लीजिए। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है, अतः यह बेसर शैली कहलाती है। ये इम्पोर्टेंट लाइन हो गया कि उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है और दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है।
यानी नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है कौन से मंदिर में? दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में, अतः यह बेसर शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह बेसर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं। अब कंदरिया महादेव मंदिर, ये कहाँ हो जाएगा? खजुराहो। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। ब्रह्मेश्वर मंदिर, ये कहाँ हो जाएगा? भुवनेश्वर। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश। गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। ये सब किसके उदाहरण है? पंचायतन मंदिर के उदाहरण है। प्राग ऐतिहासिक काल। अब इतिहास का विभाजन प्राग इतिहास या प्राक इतिहास, आद्य इतिहास वो इतिहास 3 भागों में किया गया है। यानी इतिहास का विभाजन प्राग इतिहास या प्राक इतिहास भी इसको कहते हैं, एक आद्य इतिहास, और वो इतिहास 3 भागों में किया गया है। इसके 3 भाग हो गए, प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। प्राग इतिहास को इंग्लिश में बोलते हैं प्राग इतिहास को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्री हिस्ट्री। और आद्य इतिहास को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोटो हिस्ट्री। और इतिहास को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हिस्ट्री। तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट लाइन क्या हो जाएगा? इतिहास का विभाजन प्राग इतिहास या प्राक इतिहास, आद्य इतिहास वो इतिहास 3 भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्राग इतिहास काल कहते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। यानी लेखन कला के प्रचलन तो हुआ लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। यानी ये जो इतिहास वाला काल है ये इसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है और इसे पढ़ा भी जा सकता है। ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग या पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में, वो पहिए का कहाँ हुआ? नवपाषाण काल में। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी। और प्राप्ति स्थल क्या था? अतिरंपक्कम। अब यहाँ देख सकते हैं, एक बार रिवीजन कर लीजिए। इतिहास का विभाजन प्राग इतिहास या प्राक इतिहास, आद्य इतिहास वो इतिहास 3 भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। यानी जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। यानी आद्य ऐतिहासिक काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। यानी लेखन कला का प्रचलन तो हुआ लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है और उसे पढ़ा भी जा सकता है। ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ।
पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, वो पहिए का नव पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, वो पहिए का नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था और कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल क्या था? अतिरंपक्कम। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल अतिरंपक्कम था। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगा कि मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल अतिरंपक्कम था। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल एवं जौ थी। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। और इसमें पूछ लेता कि पहली फसल कौन था, यानी पहली फसल कौन था? गेहूं। गेहूं जो था वो पहली फसल था। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, यानी इसमें क्वेश्चन बनता है कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ थी। इसमें सबसे पहली फसल कौन थी? गेहूं। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कोल्डिवा का संबंध चावल के कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ मृतकों का टीला है। यानी इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन है, तो मोहनजोदड़ो। अब पूछ लेता है कि सिंधी भाषा में जिसका अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। असम का श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाव कपि है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। वर्ष 1867 से 68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, ये भी याद कर लीजिएगा।
पूरा लाइन को याद कर लीजिएगा, ये पूरा लाइन इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी में मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। अब इसका रिवीजन कर लीजिए। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल एवं जौ थी। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी, और जिसमें पहली फसल कौन था? गेहूं। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगा कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की। यानी ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे और रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। असम का श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाव कपि है। असम का श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाव कपि है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। ये चित्र भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यानी ये जो भीमबेटका गुफा है, इसमें जो चित्र बनाए गए हैं, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है।
इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है यह किस राज्य में है, तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनकर द्वारा की गई थी। यानी इसका खोज जो किया था वो किसने किया था, 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका गुफा यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। यानी भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। यानी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। अब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।